हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जो इस साल आपका पीटी 3 होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है सेक्शन ए बी सी डी ई एन एफ में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो सेट अप इन 1906 एट 19, ठीक है, 1996। ठीक है, तो इसमें देखो हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, इंपीरियल वन संस्थापन स्थापित हुआ। ठीक है, तो इसमें लखनऊ है, देहरादून है, इलाहाबाद है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर है देहरादून। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉरेस्ट इन विच पीपल वर अलाउड टू स्टे ऑन कंडीशन ऑफ फ्री सर्विस वाज नोन एज, ठीक है, वे वन जिनमें लोगों को निःशुल्क सेवा की शर्त पर रहने की अनुमति दी जाती थी। तो वो कौन से होते हैं आपके? वो आपके होते हैं विलेज फॉरेस्ट, ग्रामीण वन। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ट्रॉपिकल देखो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया इज मोर कॉमनली नोन एज, भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, मॉनसून ही आ जाएगा इसका, और देखने की जरूरत नहीं है, हमको आंसर पता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द, ठीक है, सिमिलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सिमलीपाल है ना, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहां पर ही है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल कितना होता है वो देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे 5 ईयर, ठीक है, और ये दे रखा है 4 ईयर, ठीक है, 6 ईयर एंड 7 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 ईयर के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे थोड़ा। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट, ये 6th क्वेश्चन रह रहा है हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, 6, ये 5th क्वेश्चन रह रहा है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी राइट फॉल्स अंडर विच फंडामेंटल राइट। ठीक है, छुआछूत का समापन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसमें राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू इक्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पास हुआ? तो ये कब पास हुआ था दोस्तों? 2005 में, 2005। फिर नेक्स्ट है आपका हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में सबसे गरीब कौन होता है? इसमें दे रखा है वीमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, गर्ल्स, ठीक है, और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सारे होंगे डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन 1960 वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, 1960 1960 की हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें दे रखा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। देखो ए ही ऑप्शन हो जाएगा, आप देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखो ना चाहो तो देख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ मेज एंड राइस, प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड एंड बाजरा, नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ओके, अब नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, जन वितरण प्रणाली संबंधित है। फेयर प्राइस शॉप, कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर ये बाजार्स एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, निर्धारित मूल्य दुकान। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है।
अब हम सेक्शन बी को करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपकी केस स्टडी है, तो इसको हमको पहले रीड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, 3। इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। पहला होता है आपका, इसमें देखो यहां पर देखो लिख भी रखा है। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ऐसे बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच हाउस इज नोन एज परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कौन सा होता है इन तीनों में से, राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा, ये परमानेंट होता है। ठीक है, हर 2 ईयर में इसके वो हो जाते हैं, रिटायरमेंट होता है उससे हो जाता है, हर 2 ईयर में हो जाते हैं इनके, तो राज्यसभा है इसका परमानेंट हाउस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, व्हाट आर द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। कितने किए जाते हैं, 12। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट भी केस स्टडी है, तो वीडियो को पॉज करके आप केस स्टडी को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं आपको, है ना। तो देखो क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है, तो इसमें देखो गवर्नमेंट ही आएगा। कौन आएगा, गवर्नमेंट। इसमें तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, खाद्य सुरक्षा क्या है, यहां से लिख देंगे। ये आंसर नंबर 15, आंसर नंबर 15 हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, देखो इस हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम हो तो यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, When was National Food Security Act introduced in India? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखो इसका पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपके चैप्टर में से ये केस स्टडी तो आपको आना चाहिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो हुआ था आपका सितंबर 2013। ठीक है, सितंबर में 2013। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अब देखो दोस्तों हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। ठीक है, तो सेक्शन सी कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, लेटेक्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम विच ट्री। तो लेटेक्स किस वृक्ष से एकत्रित किया जाता है, तो इसमें आएगा रबर ट्री। कौन सा ट्री होता है, रबर ट्री। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम भी होता है हैविए। ठीक है, और ब्रासिलियंसिस। ठीक है, ब्रासिलियंसिस, हैविए ब्रासिलियंसिस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है, हु फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारत में वन अधिनियम किसने बनाया, तो इसमें है आपका डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, इसने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था, अगर आ जाता है तो लिख देना 1865। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, हाउ लॉन्ग कैन द राज्यसभा डिले अ मनी बिल। राज्यसभा विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 14 डेज। 14 डेज के लिए कर सकता है वो डिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हु क्रिएट्स बफर स्टॉक इन इंडिया। बफर, भारत में बफर स्टॉक की रचना कौन करता है, बफर स्टॉक वो करता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, FCI करता है। ठीक है, ठीक है, बफर स्टॉक। ठीक है, FCI करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन डी की ओर। ओके, तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट को सेक्शन डी है। सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ बस्तर। बस्तर आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे।
ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यहां से आप लिखेंगे ये रहा, ठीक है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ बस्तर। तो यहाँ पर देखो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ले लेना, इन 1905 द ब्रिटिश पुट अ स्टॉप ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस व्हिच अफेक्टेड द पीपल ऑफ बस्तर, पहला पॉइंट। फिर सम ऑफ द विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन that they would cut and transport trees and protect the forest from fire to fire for forest department for free, ठीक है। फिर नेक्स्ट है people of other villages were displaced without any notice or compensation, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ से आप बना के लिख लेना, ठीक है, मतलब ये कुछ पॉइंट ले लेना यहाँ से, ठीक है। ये कोजेस है सारे, ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये, ठीक है, सारी कंडीशन है सारी, ये आप इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका है, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। और इसका और वाला है, व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मीन, न्यायालय की स्वतंत्रता का अर्थ बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम देख लेते हैं। देखो, तो हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, तो इसका आंसर देखो आप यहां से लिख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आउट ऑफ 545 सीट्स इन लोकसभा, एनी पार्टी हु विंस अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चूज देयर लीडर्स टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 of the constitution provides that the prime minister shall be appointed by the president, but the president has to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as the prime minister. But when no party has a clear majority in the Lok Sabha, the president can exercise his personal discretion in the appointment of the prime minister. ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो आप यहाँ से दोस्तों लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो और वाला पार्ट है वो आप आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। वैसे मैं आपको करा देता हूँ, चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो और वाला क्या था आपका, व्हाट डज द इंडिपेंडेंस जुडिशरी मींस, ठीक है, जुडिशरी मींस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, व्हाट मीन बाय इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में बनाकर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मींस, कानून का शासन का अर्थ बताओ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मींस इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इट मींस दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। ओके, इट इंप्लाइज, क्या कहलाता है ये, दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन मतलब लॉ से ऊपर ही होगा। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन, ठीक है। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, भारत में गरीबी के क्या कारण है। इसका आंसर दोस्तों आप बताओगे, ठीक है, इसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा कि इसका आंसर, इसके है ना, मेरे को मतलब जैसे कितने नंबर का है, देखो ये खंड के ये 4 और इंटू 2, ठीक है, 2 नंबर के, तो इसके है ना 3 पॉइंट बता देना आप, मेरे 3 पॉइंट बता दो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है डीबी। अब हम सेक्शन ई पर आते हैं। तो सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइव्स ऑफ विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट एक्ट। वन अधिनियम से ग्रामीण जीवन कैसे प्रभावित हुआ, विस्तार पूर्वक। और इसका और वाला पार्ट है, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के समय वन कटाव के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 25, ठीक है, 25 का आंसर मैंने यहाँ पे कर ही रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन द लाइव्स ऑफ विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट
एक्ट। तो यहाँ से आप इसका लिख सकते हो दोस्तों, पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ से, थर्ड पॉइंट हो गई ये, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया ये, ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हो गया ये। अब इसमें से आपको 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका और वाला था ना वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो और वाला है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, ये 5 कॉजेज बता रखे, इनमें से कोई 4 बता देना एग्जाम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, ये आपका एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जंगल मानव जाति के लिए कैसे फायदेमंद है, विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका आंसर आई होप आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। जंगल हमारे लिए क्यों मतलब हेल्पफुल है, तो ये आप आंसर, इसके 4 पॉइंट है ना, कमेंट में बताइएगा दोस्तों इसके आंसर के। वैसे मेरे पास बना हुआ है, लेकिन आप बनाइए एक बार, है ना। आप एक बार बनाकर मेरे को बताइए कमेंट में, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेक्शन एफ। तो इसमें आपको मैप वर्क करना है, तो ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको लोकेट करना है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको लोकेट करता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको लोकेट करना है मैप में, और सिमलीपाल लोकेट करना है मैप में, ठीक है। तो ये मैप का आपको खुद से करना है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं ये वाला भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो ये कमेंट में बता देता हूँ। देखो ऐसे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, असम में, ठीक है, आसाम, और जो कि यहाँ पर है थोड़ा, ठीक है। अब आप लगा लेना लोकेट, ठीक है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इधर पड़ेगा थोड़ा, राजस्थान, ठीक है, खाए राजस्थान, ठीक है, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है आपका, ये सुंदरवन में, ठीक है, जहाँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और सिमलीपाल कहाँ पर है आपका, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा, ये ओडिशा में इधर तरफ आएगा, ठीक है। तो आप लोकेट कर सकते हो, मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी आपको, ठीक है, जैसे आप पूरी भी हिंट दे दी शायद, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।